याद है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अम, इसकी टीम से मिला जाए और इसके क्रिएटर से जाना जाए इस गीत के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सो आज हमारे साथ शामिल हैं पास्टर एरिक और इस गीत के रिकॉर्डिंग इंजीनियर डिक्सन विल्सन। उनसे हम मिलेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और उनसे जानेंगे इस गीत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि क्यों हमें जरूरत महसूस हुई कि हम एक इस पे वीडियो बनाएं, या ये गीत हम सब जानते हैं कि ये गीत काफी रीनोन गीत है। लेकिन पिछले दिनों YouTube पे हमारे सामने एक ऐसी चीज आई जिसने हमें हैरान कर दिया। हम जानते हैं कि ये गीत एक हॉट केक है और हर कोई एक ऐसे हॉट केक को खाना चाहता है। इसीलिए मेरी 11 महीने की बेटी है और मैं उसके लिए हमेशा संडे स्कूल के गीत लगाती हूँ और ये सारे एल्बम के गीत उसे शदीद पसंद है। इसीलिए मैं YouTube पे सर्च कर रही थी, मैंने कहा देखूं YouTube पे अगर मुझे गीत मिलता है। और जब मैंने इस गीत को सर्च किया 6 दिन में खुदा ने ज़मीं आसमां बनाए, तो देखा कि एक आई वोंट टेक नेम्स, एक प्रोडक्शन हाउस ने इस गीत को दे हैव क्लेम्ड टू बी देयर्स। और मुझे इस चीज़ पे थोड़ी-सी हैरत भी हुई और एक तरह से अजीब भी लगा कि हाउ कैन समवन डू दिस? कोई कैसे किसी और का गीत चोरी करके अपने नाम से खुद और इवन दो अगर आप किसी गीत को चोरी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप या तो उसे क्रेडिट दे दें उसकी उसके क्रिएटर्स को, उसकी टीम को। और दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको बिल्कुल चेंज कर दें या फिर आप उसकी लिरिक्स के साथ या खुद अपनी आवाज में गा के लगा दें। लेकिन जो कि सुनने में ये आया, आवाज हम मेरी और आवाज भी मेरी, म्यूजिक हमारा, एवरीथिंग आवर्स, और उस पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन हाउस सो एंड सो। सो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स से मिला जाए और उनसे बात की जाए कि इस गीत के पीछे कौन सी टीम शामिल थी और किन किन लोगों की मेहनत शामिल है, और जाना जाए इस गीत के बारे में, क्योंकि ये बहुत एक मशहूर गीत साबित हुआ। तो हम मिलेंगे पास्टर एरिक से आज और डिक्सन विल्सन से। तो हमारे साथ रेवरेंड एरिक मौजूद है कैलिफोर्निया यूएसए से, और डिक्सन विल्सन कराची पाकिस्तान से, और मैं जरिश तनवीर मैड्रिड स्पेन। सो हम बात करेंगे आज इनसे। मैं पास्टर एरिक से कहूंगी कि वो हमें कुछ बताएं इस गीत के विजन के बारे में। क्यों जरूरत पेश हुई कि इस गीत को प्रोड्यूस किया जाए, या इसकी क्या नीड थी? क्या पहले हमारे पास ऐसे गीत मौजूद नहीं थे, या उनके जहन में क्या ऐसा विजन था जिसने उनको इस चीज के लिए पुश किया कि वो कुछ ऐसा करें? सो पास्टर एरिक। दरिश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डिक्सन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम तीनों इस वक्त ग्लोबल टाइम जोन में हैं, कैलिफोर्निया, स्पेन, फिर पाकिस्तान और फिर कराची। जो कैलिफोर्निया, मैं तो अपने आप को कराची में कैलिफोर्निया कहता हूँ। और शुक्रगुजार हैं आप सबके और सारे वर्चुअल कम्युनिटी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खुदावंद आपको बरकत दे। इस संडे स्कूल मिनिस्ट्री एक्चुअली बचपन में हम सब जानते हैं कि सब मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं जो 97% मुस्लिम कौन, और इसमें हम एज अ क्रिश्चियन होते हुए ना सिर्फ हमें एज एन अडल्ट, एज अ प्रोफेशनल्स, हमारे स्कूल बच्चे में छोटे हमारे, उनको बहुत सारे सवालात का और चैलेंजेस का सामना रहता है। जब खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, आज से 25-30 साल पहले की बात है, तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे मिनिस्ट्री में आने के, लेकिन एक बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था, तो खुदावंद अगर तू इस जनरेशन में कुछ नया काम करना चाहता है, कुछ हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हियर वी आर, सेंड अस। 3 साल तक गुजरांवाला सेमिनरी में जब सेमिनरी में कर रहा था, तो वहां पर खुदा ने इस कर्टन को, इस मिनिस्ट्री को लिफ्ट आउट किया कि मुझे पाकिस्तान में स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप की बुनियाद रखनी है। सो इस खिदमत के दौरान मैंने अपना मकाला लिखा जो पहली बार मौसीकी और इबादत का, और इस दौरान जब कराची वापस आ गए तो सिर्फ एक बोझ था, बर्डन था, विजन था, रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पास ना पैसे थे, ना जगह थी, ना कोई कलीसिया थी, कुछ भी नहीं था, और मुझे जॉब भी करनी थी। तो मैंने दुआ की खुदा से कि मुझे जॉब ऐसी चाहिए, क्योंकि मैं म्यूजिकली, चूंकि मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं सिंगर हूँ। मैं सिंगर नहीं हूँ, आई एम म्यूजिकोलॉजिस्ट। मैं मौसीकी का तालिब इल्म हूँ। मौसीकी की वाकफियत थोड़ी बहुत जो है वो सीखा मैंने, और इसलिए मैं लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ। सो जो लोग इस गलत फहमी का शिकार है मैं कोई सिंगर हूँ, तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें आज। तो जब वापस आए तो हमने जब स्कूल का आगाज किया, के साथ मुझे जॉब भी ढूंढनी थी।
तो खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोले और मुझे मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा स्कूल का, हबीब गर्ल्स स्कूल कराची सदर में। वहां मुझे म्यूजिक टीचर की जॉब मिली। अब चूंकि 5-6 घंटे आपने हर रोज म्यूजिक रूम में छोटे बच्चों के साथ रहना है, और वहां पर जब आप बच्चों को सिखाते थे तो मैं मोस्टली क्या करता था, मैं गीत कॉपी नहीं करता था, मैं हर सब्जेक्ट का गीत कंपोज करता था। जब मैं गीत खुद कंपोज करता था तो एनुअल प्रोग्राम जब बच्चों का होता था तो जो बाकी स्कूल्स के टीचर या पेरेंट्स आए होते थे वो पूछते थे ये सीडी, तो मैंने कहता था ये सीडी तो कोई नहीं, ये तो मैंने खुद कंपोज। एक दिन क्या हुआ जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, वो ये था कि एक दिन आगा खान एजुकेशन बोर्ड जो कराची में है, उन्होंने मॉन्टेसरी लेवल या प्राइमरी स्कूल लेवल के टीचर्स की मीटिंग कॉल की। अब अपना आगा खान एजुकेशन बोर्ड बना रहे थे, तो अपने स्कूल की तरफ से मैं और कराची के दीगर बहुत सारे स्कूल्स के जो प्रिंसिपल थे, म्यूजिक टीचर थे, वहां एक जगह जमा हुए। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि जो फैसिलिटेटर थी वो खातून इंग्लैंड से ट्रेन होके आई थी, और उन्होंने एजुकेशनल्स के साथ साथ मुस्लिम स्कॉलर्स को बिठाया हुआ था। और मैं हैरान हो गया कि भाई ये हम एजुकेशनलिस्ट और मॉन्टेसरी लेवल के स्टाफ के साथ यहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स का क्या काम है सेमिनार में। तो बाद में मुझे पता चला कि वो खातून ने इसलिए उनको बिठाया था कि उनसे वो रिलीजियस इंजंक्शन ले सकें कि जी इस्लाम मौसीकी को तालीम के लिए इस्तेमाल करने के बारे में क्या कहता है। इसने मुझे शॉक कर दिया। मैंने कहा कि यार हम लोग एज अ क्रिश्चियन होते हुए बचपन से लेकर हमारी जूडियो क्रिश्चियन हेरिटेज जो है, हम जबूर गाते हैं, गीत गाते हैं, म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इतना पावरफुल टूल है, और हमारे मुसलमान बहन भाई दोस्त जो हैं यहाँ वो इस टूल को, इस मीडियम को यूज करना चाहते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने रिसर्च की, मैं वो ELS बुक शॉप है कराची में, मैं वहां गया, उनसे मैंने पूछा कि भाई संडे स्कूल के हैं नहीं, उन्होंने कहा जी कोई नहीं। अच्छा, फिर मैं वो सिस्टर्स की जो शॉप है सदर में वहां पर गया, ब्लू हेवन, उनके पास भी कोई ना। करिए आज से 15-20 साल पहले कोई निकले थे सॉन्ग और उसके बाद कोई नया एल्बम नहीं आया। तो मैंने जब इस बात को नोट किया तो कम से कम 15 से 20-25 साल का गैप था, संडे स्कूल के बच्चों के लिए कोई नया एल्बम ही नहीं था। इसने मुझे हैरान कर दिया। और ऊपर से फिर हम लोग स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक की बुनियाद रख रहे थे और ये सारी चीजें मौजूद थी, तो हमने सोचा कब क्या किया जाए। अच्छा, मीनवाइल हमने ऑलरेडी एनुअल ज़बूर फेस्ट जो कंपटीशन है, फेस्टिवल तो बाद में स्विच, हम लोग कराची में ज़बूर कंपटीशन शुरू कर चुके थे, ताकि मज़ामीर जो हैं उनको, क्योंकि नाम स्कूल का तहलीम रखा जो कि इब्रानी ज़बान में ज़बूर को कहते हैं, तो हम ज़बूर कंपटीशन शुरू कर चुके थे, जो कि वो भी हिट, बहुत ज्यादा कामयाब हो ज़बूर जो कंपटीशन थे। इधर से ये एल्बम का जब बोझ हुआ तो मैं फिर जो मेरी कॉम्पोजिशंस जो मैंने बनाई थी स्कूल के बच्चों के लिए, उन कॉम्पोजिशंस को मैंने फिर बिब्लिकल टेक्स्ट के ऊपर रखा। और जब मैंने रिसर्च की ELS बुक शॉप, बाकी चर्चेस से, बाकी पासवानों से और बाकी लोगों से, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमें एक्चुअली बिब्लिकल जो मेन क्रिश्चियन क्यूरिकुलम है उससे हमें शुरू करना चाहिए। और वो क्रिश्चियन क्यूरिकुलम क्या है, तो मैंने सोचा कि जो 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 बेसिक क्रिएशन स्टोरी है, जो मशहूर स्टोरीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो हम अमूमन संडे स्कूल में बच्चों को मुंह जुबानी याद कराते हैं, क्यों ना उनको हम मौसीकी में डाल दें। इस तरह फिर जो है ना वो हमने किया। और जो लिस्ट मैंने तैयार की, अगर आप देखेंगे जो किताब हमने बाद में छापी, जो ये किताब साथ में छपी, तो इसमें जो पहला गीत था वो हमने रखा सरगम को। मेरे ख्याल डिक्सन के पास गीत था ना, आप वो सरगम वाला गीत आप थोड़ा सा चलाएंगे। पहला जो गीत था इसका, उसमें हमने वो अडॉप्ट किया था उस गीत को इंग्लिश ट्यून से। अच्छा, ये वाला जो गीत है, पहले वाला सरगम वाला जो गीत है, ये अडॉप्टेशन है इंग्लिश गीत की, लेकिन इसको हमारे दोस्त थे परवेज चमन, बड़े अच्छे म्यूजिशियन है वो और म्यूजिक टीचर हैं, परवेज चमन साहब ने इसको म्यूजिक अरेंज किया था इसका। सारे संगीत का मालिक खुदा है, रहता है हर पल वो साथ हमारे। थैंक यू डिक्सन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिर इस तरह इससे हमने शुरू किया सरगम से, और फिर क्रिएशन स्टोरी जिसकी हम बाद में बात करेंगे, और फिर मैंने इसमें 10 कमांडमेंट्स जो थे, 10 अहकाम, फिर उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो फिर हमने यरू के दरवाजे एक गीत था 10 कमांडमेंट के बाद, फिर ज़बूर 34 था, ए बच्चों आओ मेरी सुनो, फिर गीत था
फिर उसके बाद हमने इसमें अच्छे बच्चे प्यारे पाकिस्तान संवारे, मुबारकबादियां हमने इसमें ऐड की मैंने। और फिर उसके बाद पाकिस्तान पे गीत था आमदे सानी, और फिर दुआए रब्बानी जो कि डिक्सन ने गाया था, हमने वो इसके अंदर तकरीबन कुल 9 ट्रैक थे जो हमने रिकॉर्ड किए। और जब ये म्यूजिक बन गया, जब ये सारा कुछ तैयार हो गया, अब सवाल ये था, मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं था, तो सवाल ये था टीम कौन सी रिक्रूट करें, अब मुझे स्टूडियो कौन सा मिलेगा और सिंगर कहाँ से ढूंढेंगे, और ये सारा क्या हुआ। तो बोझ भी था, गीत भी तैयार हो गए, ना हमारे पास पैसे थे, ना स्टूडियो था, और ना टेक्निकल टीम थी। सो दैट वाज द नेक्स्ट चैलेंज, जिसने फिर के मुझे फिर आगे बढ़ाया कि अब ऐसे लोग ढूंढे कि हम इसको रिकॉर्ड कर सके, स्टूडियो ढूंढे। सो दैट्स द विजन एंड और आपका बैकग्राउंड स्टोरी है इस एल्बम के पीछे, कि इतना बड़ा गैप था। पाकिस्तान में संडे स्कूल पे कोई गीत नहीं, ये बात आपको बता रहा हूँ मैं 2003 या 4 की, मुझे कोई 1.5 साल 2 साल लगे गीत फाइनल करने में, सॉर्ट आउट करने में, शॉर्ट लिस्ट करने में, और फिर टीम ढूंढने में। तो दैट्स द बैकग्राउंड स्टोरी। जरीफ जागो, जरीफ सो गई, आवाज बंद हो गई है। I can't hear you. मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है हमें? ओके हाँ, अच्छा, बीच में आपकी आवाज म्यूट हो गई थी आई गेस। ओके, अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से पूरा इसका विजन एक्सप्लेन किया, और ये वो, अब जैसे आपने थोड़ी सी बात छेड़ी दी, तो आप हमें मजीद इस बारे में बताएं, क्योंकि अकेले ये काम नहीं होता। ऑब्वियसली कोई भी प्लान या विजन या किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो आपने इसकी टीम को कैसे रिक्रूट किया, किस तरह आपने बंदे ढूंढे, और कैसे आपको लगा कि यही वो लोग हैं जो इस चीज को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आगे आपके प्लान में आपके साथ शामिल हो सकते हैं? मेरा ख्याल है इसका जवाब डिक्सन दे तो बेहतर है। डिक्सन को मैं कैसे मिला, किस तरह मिला, और डिक्सन को कहाँ ढूंढा और कैसे ढूंढा। भाई ये बात है 2004-5 की, जब मैं घर पे आमतौर पे कोई 6-6 दिन बाद जाता था, और मोबाइल फोन आ चुके थे उस वक्त, जरा डिटेल में बताऊंगा मैं। और मेरे घर पे एक फोन मैंने लगवाया था, और उसका नंबर जाहिर है मैं किसी को नहीं देता था, क्योंकि घर पे डिस्टर्बेंस मैं नहीं चाहता था कि मतलब घर के फोन पे फोन आए। तो जब एक दिन फोन आया किसी रिश्तेदार का, नायला आंटी उनका नाम है, उनका फोन आया, और उन्होंने कहा जी मैं बेटा मैं सेमिनरी कर रही हूँ, और मेरे पास सेमिनरी में साथ में एक और साहब हैं जो पादरी बन रहे हैं या पता नहीं बन चुके हैं, और उनको वो भी यही गीतों वगैरह पे काम करना चाहते हैं, तो आप जो है आप जरूर वो उनकी हेल्प करें। तो मैं उनका नंबर आपको उनका नंबर दे रही हूँ, और आप उनको कॉल कर लो या वो आपको कॉल कर लेंगे। तो अब मैंने कहा ठीक है। अब वो फोन आ गया, बात हो गई पादरी साहब से। पादरी साहब से बात हुई तो जाहिर है दिमाग में एक इमेज बना कि जी पादरी की कॉल आई है। तो पादरी साहब से बात की, उसके बाद पादरी साहब को मैंने टाइम दे दिया कि जी कल या परसों के दिन आप ऑफिस आ जाए मेरे पास, और हम वहाँ बैठ के सारा जो भी डिस्कशन है, क्योंकि आप मीटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ बैठ के मीटिंग कर लेंगे। तो पादरी साहब अगले दिन दोपहर के वक्त शायद मैं ऑफिस गया, अपने स्टूडियो जहाँ मैं उस वक्त काम करता था। तो मुझे रिसेप्शन से एक साहब की कॉल आती है कि वो कोई पादरी एरिक साहब आपसे मिलने आए हैं, तो रिसेप्शन पे आ जाए बैठे में। तो मैं रिसेप्शन पे गया, तो मैं बड़ा ढूंढ रहा, मैंने कहा कौन है यहाँ पे। 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनमें से जाहिर है 2 लोग तो ऐसे थे जो जिनको मैं जानता था कि वो नहीं हो सकते। फिर तीसरा आदमी जिस पर मेरी नजर पड़ी, तो वो एक, मैं भी खैर ऐसी था, लेकिन पादरी साहब भी ऐसी थे। बता हुलिया, पादरी साहब वहां बैठे हुए, हुलिया होता कि एक दुबला पतला सा बिल्कुल सुकड़ा सा आदमी, और बड़े बड़े कान, और पता नहीं अब तो बाल लग रहे हैं इनके, उस वक्त बाल भी। और पादरी साहब बैठे हुए, और मैंने कहा मैंने वो रिसेप्शन पे, अब जाहिर है वहां पे सब हम 20-20 घंटे और 6-6 दिन अक्सर ऑफिस में होते थे। तो अब रिसेप्शन से मैंने पूछा कहाँ है पादरी जो आया था। उसने इनके सामने कहा ये रहना। तो वो पादरी साहब से फिर मैं मिला,
मैं कहा आप है पादरी? बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा आप है पादरी? क्योंकि जो पादरी मैंने अपनी जिंदगी में देखे तो वो जरा सेहतमंद होते थे, खाने भी तो पादरी साहब को लेके फिर मैं अपने स्टूडियो वाले कमरे में गया जो इसी तरह से डार्क टाइप था, और उस कमरे में बैठे फिर पादरी साहब ने मुझसे पूछा बताइए अपनी चीजें, अपनी किताबें शिताबें, यही वाली जो अभी तहलीम की बुक आपको दिखाई है ये वाली, और काफी सारी और भी बुक्स थी जो इन्होंने दिखाई है। मुझे लगा कोई शायर टाइप पादरी है, तो मैंने बड़ा हल्का ले लिया अपनी तरफ से। उस वक्त जाहिर जवानी थी अपने जुबन पे, और हर तरफ नाम छाया हुआ था, और बड़ा डिमांड में था मैं, तो मैं लाइट ले रहा था कि बस ठीक है, एक पादरी साहब आए हैं, वो थोड़ी बहुत बातें करेंगे और चले जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा जो याद है वो बता रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा याद करके बताने की और एग्जैजरेट ना करने की। तो पादरी साहब ने अपनी किताबें खोल के दिखा दी, और फिर मुझसे पूछा आप क्या करते हैं। तो अच्छा, इससे पहले अगर बैक स्टोरी पे जाएं, जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ कि मेरा खानदान एक जाहिर है पादरी फैमिली से, मेरे दादा पादरी सरदार मसीह 99 में उनकी डेथ हुई। तब मैं स्टूडियो में काम करना शुरू हो चुका था, गाता भी था साथ स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग इंजीनियर का काम भी करता था, और जो चीजें प्रोड्यूस करने की होती थी वो भी साथ साथ थोड़ी बहुत करना शुरू हो गया था मैं। मेरे दादा की डेथ हुई, और उनकी कोई 50-70 साल की खिदमत, और वो जाहिर रुक गई। साथ मेरे जो सबसे छोटे वाले चाचा थे रॉबिन्सन सरदार, वो उनके साथ हेल्प करते थे, वो हेल्प करते थे जाहिर है पूरा खानदान। फिर मैं भी दादा के साथ कहीं ना कहीं इलाकों में कलीसियाओं में जाता था और थोड़ी बहुत खिदमत करता था, साथ में उनके देखता था चीजें। फिर जो मेरे चाचू थे उनके भी जब चर्च में कोई प्रोग्राम वगैरह अरेंज होते थे, या कोई भी चीजें होती थी इस तरह की चर्च रिलेटेड एक्टिविटीज, कोई भी म्यूजिक रिलेटेड स्पेशली, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं वो किस तरीके से इन्वॉल्व कर लेते थे। और उस वक्त मैं गाता भी था पीटी वगैरह पे, और स्टूडियोज में भी जॉब करता था, और लाइव जो शादी ब्याह के शो होते हैं वो भी गाता वगैरह था मैं वहां पर, और ऑर्गेनाइज भी करता था, साथ साथ पैसे मिलते थे। तो जब मेरे दादा की डेथ हुई 99 में, फिर कुछ साल बाद जाके बहुत जल्दी मेरे चाचा की डेथ हो गई, रॉबिन्सन सरदार की। तो मुझसे जो है ना पूरा खानदान के मतलब काफी सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछने लगे कि भाई अब तू बड़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, तो अब खानदान में कोई पादरी टाइप चीज नहीं है कोई इस तरह की, तो अब तू जो है वो पादरी बन जा, ताकि इस लेगेसी को आगे हम कंटिन्यू कर सकें। तो मैंने बड़ा परेशान हो गया, जाहिर है उस वक्त एक इमोशनल टाइम हमारी फैमिली पे चल रहा था पूरा। तो मैं बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, पूछा खुदा से अपनी तरफ से। मैं ख्याल है 2003-4 की बात है ये। तो मुझे कोई जो है ना कोई जवाब ही नहीं मिला। मैं कहा ऐसे ही होता होगा शायद, पता नहीं। तो बैठा रहा मैं, थोड़ा बहुत कभी कभी पूछता था खुदा से कि भाई क्या करना है, बन जाऊं पादरी, क्या करूं या क्या करूं। मैं अपने काम में मैं जाहिर अपनी एक पीक पे था, पैसे भी कमा रहा था, नाम भी था, हर कोई इज्जत देता था, यहाँ भी लोग जानते थे और भी जगहों पे दुनिया में लोग जानते थे। तो मैंने कहा क्या करूं। बहरहाल वो जवाब नहीं मुझे मिला। तो मुझे फिर जब मेरी पादरी साहब से अब वापस कमिंग बैक टू द सिनेरियो जहाँ पे हम एक स्टूडियो के रूम में पादरी साहब और मैं पहली मीटिंग है बैठे हुए हैं, और पादरी साहब ने अपना किताबों का बताया। तो जब पादरी साहब ने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या किया आज तक, तो मैंने फिर अपने अलावा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काफी करूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं थी उस वक्त जो मुझे लगता था, और ऐसा था भी शायद कुछ हद तक, कि कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था हमारे मुल्क का जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरा नाम इन्वॉल्व नहीं था, या कहीं ना कहीं मैंने हेल्प ना की हो, या कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट में मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हूँ। तो वो सारे बरम बड़ी डिटेल में मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट भी मैंने, ये वाले खान साहब कुछ सुना है, वो मतलब उस वक्त हैं या नहीं है, मरने वाले हैं, जो भी है, उस वक्त भी मैंने उनके साथ भी काम किया, इसके साथ भी काम किया, सब बता दिया मैंने अपनी तरफ से ना। और पादरी साहब को और हल्का कर दिया अपनी तरफ से। लेकिन पादरी साहब ने फिर एक सवाल मुझसे किया कि ये सब तो आपने किया है, लेकिन मैंने सुना कि आप, भाई साहब ऐसे ही था ना मेरे ख्याल है, एंडोर्स तो करो। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो पादरी साहब ने कहा कि ये तो सब आपने बता दिया, बड़ा अच्छा और बहुत अच्छी आपकी वो काविश है और सारा कुछ,
मगर ये बताएं कि आप एक खिदमत गुजार घराने से हैं और चर्च और कलीसियाई ताल्लुक आपका रहा है खानदान का, तो आप ये बताएं कि आपने कम्युनिटी के लिए या कलीसिया के लिए या चर्च के लिए क्या किया आज तक? ओ वहां पे मैं सर पकड़ के बैठ गया था और मुझे लगता है कि शायद वो जो गिड़गिड़ा के रो के मैंने दुआएं की थी खुदा से उस वक्त जब मेरे चाचा की डेथ हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये इस दिन फिर खुदा ने मुझे उस बात का जवाब दिया था कि शायद वो सबसे पादरी वाली खिदमत नहीं लेना चाहता, कुछ लोगों को पादरियों की सपोर्ट में और बाकी कामों के लिए भी खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। तो वो दिन है और मेरा ख्याल है आज तक मैं शुक्र है खुदा का कि मेरे स्टूडियो में बहुत सारा काम इस तरह का होता है और बहुत सारा गॉस्पेल वर्क, गीतों पे भी, गीतों से रिलेटेड बाकी चीजों पे भी, डॉक्यूमेंट्रीज पे भी, और बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ इन्वॉल्व स्टूडियो में, वो सब मिलके इस चीज पे लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी हवाले से कोशिश करके इस चीज में आगे बढ़ के हिस्सा डाल रहे होते हैं कोशिश करके। तो ये है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, तो मैं नायला आंटी का बता दूं। नायला जो आंटी वो पादरी जेरल्ड मल का जो बड़े बेटे हैं वो उनकी खास हैं। तो पादरी जेरल्ड मल को कराची में जानते हैं, बहुत मशहूर शख्सियत थे, हिब्रू के स्कॉलर थे, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो हम लोग एक सेमिनार पे इकट्ठे थे, मैं उस वक्त पादरी बन के आ चुका था सेमिनरी से, जैसे मैंने पहले बताया है। तो हम एक गए थे किसी कंसल्टेशन पे इकट्ठे मुल्तान, और वहां पर हम लोग चूंकि सारी कराची की टीम इकट्ठी गई थी पादरी परवेज सुल्तान के साथ और बाकी सब लोग, तो दैट्स वाज द सिनेरियो। मैं उस वक्त चूंकि सारा काम शुरू कर चुका था, तो वो उनसे मुलाकात हुई। जब उन्होंने कहा ना कि जी आप मेरे मिले जाकर, उनसे मैंने बात की है, तो मैंने कहा अच्छा भाई। अब मेरे ज़हन में भी यही था कि जनाब कोई बड़ा कुछ सोबर सा बंदा, कोई ना स्टूडियो टाइप कोई क्रिश्चियन बंदा होगा। अच्छा, अब मैं पहली बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी स्टूडियो में गया हूँ, पहली बार जिंदगी में, ठीक है ना। ये अच्छा, लो बंदा अब चलेगा। अच्छा, अब जब मैं गया हूँ ना, तो वहां जनाब अंदर फुल वो मीटिंग माहौल था, जहाँ सारे आकर लेजर टाइम में, जैसे डिक्सन ने बताया कि 6-6 दिन घर नहीं जाना और मतलब वहीं पे काम। रिसेप्शन पे हमारी तो वो क्लिफ्टन 3 कुमार के पास था। तो वो होता ये था, अब मेरा तो ज़रा दिन और रात उसी में गुजरता था। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह स्कूल जाता और स्कूल से 12-1 बजे जब मेरी छुट्टी होती तो फिर मैं निकल पड़ता था ढूंढने के लिए। तो उस वक्त तो मेरे पास बाइक भी नहीं होती थी, तो पैदल ही गाड़ियों पे और बसों पे धक्के खाते हुए तो हम लोग जो है, मैं पहुंच गया डिक्सन को ढूंढते हुए। तो डिक्सन साहब जनाब, ये एक आदमी दुबला पतला सा, ब्लैक कम्प्लेक्शन, ऊपर से अंधेरा, ऊपर से काला शलवार कमीज और ऊपर से लंबे लंबे बाल। अच्छा, बाल बड़े लंबे थे। अच्छा, मैंने कहा भाई अब पता नहीं डिक्सन विल्सन किस तरह का होगा। तो खैर एनीवे जब ये आया तो मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा यार मैं तो था अच्छा सोबर आदमी होगा, ये क्या आ गया। एनीवे तो लेकिन दिलचस्प बात जो सारी में जी है ना, मैं ये समझता हूँ कि आज हम 16 साल पीछे, 16-17 साल पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात इसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि दैट वाज अ डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि अगर खुदा का रूह या खुदा की गाइडेंस ना होती तो शायद हम ये प्रोजेक्ट ना कर पाते। अगर सिर्फ एक एल्बम प्रोड्यूस करना होता ना, इतने एल्बम निकलते हैं, इतने लोग निकालते हैं एल्बम, तो शायद हम लोग आज इस तरह बैठ के बात ना कर रहे होते। सो दैट वाज द बैकग्राउंड स्टोरी। सो फिर हमने प्रोसेस कर शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो पहला रिक्रूटमेंट डिक्सन था। यस, एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद बाकी टीम कैसे आपने रिक्रूट की? क्या मुश्किलात पेश आई? कैसे आपने सोचा कि कौन सा गीत किसे गाना चाहिए और क्या काम किसे करना चाहिए? नहीं, ये तो बात की स्टोरी है। पहले आते हैं प्रोसेस की तरफ, जो कि बहुत पेन्स टेकिंग था, क्योंकि डिक्सन का कोई टाइम नहीं होता था, ना घर का ना स्टूडियो का, ठीक है। अच्छा, तय हमने ये किया कि हम डिक्सन के जो घर का स्टूडियो है वहां पर इसके सारा काम करेंगे। तो जब हमारे पास अब जनाब डिक्सन एग्री हो गया, अच्छा अब हम इसका नहीं, मेरे घर पे स्टूडियो नहीं था आदि साहब, सॉरी, उस वक्त स्टूडियो नहीं था घर पे। अच्छा, उस वक्त एक छोटा सा एक P3 P4 टाइप कंप्यूटर था जो मैंने ले लिया था, ठीक है ना। और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया था इस एल्बम के लिए और आपके प्रोजेक्ट के लिए। ओके, ये मुझे नहीं पता। स्टूडियो के लिए उसको कन्वर्ट किया था। उस वक्त तक मैं अपने जो जहां भी मैं जॉब करता था उसके अलावा मैं किसी स्टूडियो में काम, मतलब अपने घर के स्टूडियो में काम नहीं करता। घर पे कोई स्टूडियो नहीं था ऐसा। हाँ, इक्विपमेंट मैं शौकिया थोड़ा बहुत ले लेता था, कुछ ना कुछ ले लिया करता था, पैसे थे तो। वहां से एक्चुअली मेरे
स्टूडियो की बुनियाद भी वहां से पड़ी थी। डिक्सन विल्सन स्टूडियो एक्चुअली वहां से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ये यहाँ तक सब पहुंच गया फिर। तो वो डिक्सन का अपार्टमेंट था। अब मेरा टाइम ये होता था कि मैं सुबह, चूंकि मेरे पास बाइक भी नहीं थी, मैंने बसों पे जाना होता था, तो होता यह था कि मैं स्कूल से जो सदर से सीधी एक मिनी वैगन आती थी जो कि हमें लेके आती थी महमूदाबाद की तरफ, तो PCHS ब्लॉक में, वहां डिक्सन का घर था। तो अब मैं इसको हमेशा आके स्कूल के बाद ढूंढता होता था, तो ये सो रहा होता था। अच्छा, अब इसको जगाना सबसे बड़ा मसला होता था। अच्छा, I remember. ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास तो उस वक्त फोन भी नहीं होता था, आप अंदाजा करें, मैं बसों में सफर करता था, फोन भी नहीं था और विजन इतना बड़ा था। एनीवे, तो क्या हुआ कि कई बार तो ये था कि मैं जब इसको जाने जाता तो ये या घर पे नहीं होता या सो रहा होता था, घंटी बज रही, कुछ नहीं होता, तो कई बार वापस आ जाता था। खैर एनीवे, ये वो इंटरनल चैलेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड फेज एक्चुअली ये था कि इसका म्यूजिक कहाँ से तैयार हुआ है। सेकंड फेज ये था। तो मेरा ख्याल है ये डिक्सन ने फिर इस बात का फैसला किया कि, क्योंकि डिक्सन को पता रहा कौन लोग हैं इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, परवेज चमन साहब ने पहला ट्रैक हमारी हेल्प की, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसको प्रॉपर तरीके से करें, प्रोफेशनल जो लोग इसमें काम करते हैं। तो फिर डिक्सन ने मेरे ख्याल में शायद किसी को दिए थे ये गीत, हम गए थे शायद उनको देने के लिए रिकॉर्डिंग, क्योंकि अच्छा दिलचस्प बात यह है कि रफ ट्रैक मेरी आवाज में रिकॉर्ड होते रहे, अब अंदाजा कर लो वो क्या चीज होती होगी, और उसको फिर सेट करना तो तो मेरा ख्याल डिक्सन को पता है कि किसको दिए थे ट्रैक पहले एल्बम के, याद है डिक्सन बनाने के लिए? हमने परवेज चमन साहब तो एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत सीरियस सीनियर और बहुत ही ज्यादा एक क्या कहना चाहिए कि मंझे हुए एक हमें एक टैलेंट मिले थे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। वो जाहिर है बिजी भी होते थे, और फिर उस वक्त ये नहीं होता था कि सबके पास जो है ना वो स्टूडियोज है या क्या है या नहीं है, और उस वक्त उनके पास वो जाहिर अपने पास कीबोर्ड पे सीक्वेंस करते थे, यामाहा के वो मेरे ख्याल है 5 सीरीज या PSR सीरीज होती थी, उस पे सब लोग घर पे बैठ के अपना अरेंज करके ट्रैक्स और लेके आते थे CD पे, कभी कीबोर्ड ले आते थे, तो उससे हम ट्रैकिंग करते थे केबल्स लगा के एनालॉग तरीके से। और फिर हमने साथ साथ शहजाद मार्कस, जो अभी मेरे ख्याल है आपके पड़ोस में ही रहते हैं, अमेरिका में। हाँ, शिकागो में, शिकागो 6 नंबर। तो वो उस वक्त उनका गुलशन में कहीं स्टूडियो था, स्पार्क्स एकेडमी के नाम से, सबके नाम याद है और सबके नाम हम ले रहे हैं। तो शहजाद मार्कस से हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इस पे काम किया था, और मेरा ख्याल है विक्टर नाज ने भी इस पे थोड़ी सी उनकी हेल्प की थी, जो कि ऑफिशियली उन्होंने तो हमें मेरा ख्याल है बताया था या नहीं बताया था, विक्टर ने बहरहाल मुझे बताया हुआ कि ये गीत, कुछ गीतों पे उसने भी हेल्प किया था शहजाद को, क्योंकि वो लोग उस वक्त मिलके साथ में काम कर रहे थे। तो शहजाद मार्कस थे, और साथ में आगे फिर चीजें बढ़ती गई, और परवेज चमन साहब तो जाहिर है उनको तो मतलब क्या बात है, परवेज चमन और उनके भाई स्टीफन ने भी हेल्प किया था उनका, जहां तक मुझे याद है। तो ये था सेकंड फेज प्रोसेस जो था ना। तो हम लोग क्या करते थे मोस्टली, क्योंकि मेरी भी शादी नहीं हुई थी, डिक्सन तो खैर शादीशुदा था, तो मैं तो नहीं था, तो डिक्सन की फैमिली थी, तो होता ये था, मैं तो आ जाता था, मतलब मेरा तो सारी दुनिया, सारा फोकस यहीं पर था कि ये एल्बम हमने करना है और इसको निकालना है। सो इस तरह हमने, जब हमने ट्रैक बना लिए, हमने क्या जाते कहाँ थे, हेलो, फोकस अगर यहीं पे था, शादी नहीं हुई थी, सारा फोकस यहीं पे था, तो जाते कहाँ थे फिर? कहीं भी नहीं जाता था। जाते थे भाई साहब। अच्छा, तो क्या उसे कहते हैं, तो हमने जब मंगनी हुई थी, मुझे याद है। हाँ, मेरा ख्याल है शायद मंगनी हो गई थी। हाँ। अच्छा, एनीवे, तो हुआ ये कि हमने गीत जब रिकॉर्ड किया तो अच्छा होता ये था, हम लोग सारी रात स्टूडियो में, ज़ाहिर है डिक्सन भी अपने पार्ट टाइम निकाल कर और मैं भी, हम इसको कर रहे होते थे, तो मोस्टली हमारे पास रातें होती थी। तो होता ये था कि अक्सर हमारे पास पैसे नहीं होते थे सुबह, कई बार ना, कि क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ बस का किराया होता था, तो और डिक्सन के पास होती थी HD, वो कौन सी थी, यामाहा थी, कौन, होंडा थी, ब्लू होंडा। नहीं होंडा, ब्लू नहीं है, ब्लू कहाँ से आ गई? ब्लू तो होंडा ही नहीं बना, ब्लू वहाँ तेरे जर्मनी में मोटर बाइक थी डिक्सन के पास, तो वो क्या होता था कि हमने जब कहीं आना जाना होता था तो फिर डिक्सन की बाइक हम यूज करते, और तो क्या हमने किया, एक जगह जाने के लिए आप बाइक लेके जाते थे मेरी उस वक्त। अच्छा
ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं तुझे, हम लोग क्या करते थे कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये सारी कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो हमने जब इसको कर लिया ना, रात को कई बार, बल्कि मैं वहां डिक्सन की पड़ोसन का जिक्र करूंगा, आंटी वो हमें सुबह कई बार नाश्ता दे देती थी, फिरोजा आंटी। हाँ, तो उसको पता होता था कि हम लोग काम कर रहे थे, वो कई बार वो हमें सुबह का नाश्ता वो आंटी ने कभी दे देना, कभी हमने निकलना होटल वगैरह से पराठे वगैरह खाने, और इस तरह करके। तो हमने खैर जब म्यूजिक कर लिया ना, जब म्यूजिक हमने कर लिया, अब ये सवाल पैदा हुआ कि इन गीतों को गाएगा कौन। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि इसको हम बाकी लोगों की तरह करें। हमें साउंड भी चाहिए था, आवाजें भी चाहिए थी जो बच्चों की हों, ताकि प्रॉपर बच्चों का एल्बम लगे। तो फिर शुरू हुआ हमारा रिक्रूटमेंट का जो है ना फेज, और उसमें फिर जो रिक्रूट पहले भाई साहब मैं ऐड कर दूं थोड़ी सी आपकी बातों में, कि एक तो फिरोजा आंटी का जिक्र आया, तो उनका डिटेल जरा बता दें कि फिरोजा आंटी पड़ोस वाले घर में रहती थी, क्योंकि अपार्टमेंट टाइप था, तो बिल्कुल बराबर वाले घर में एक दीवार का फासला था, और जो ड्राइंग रूम था हमारा 2 कमरों का घर था, मेरा भी और उनका भी। तो उनको आवाज जाती थी सुबह सुबह के, रात भर यहाँ पे गीत वगैरह बन रहे हैं, तो वो सुबह सुबह अपनी तरफ से हमें बड़ा अच्छी एक ऑनर देने के लिए अपने घर से बना के चीजें ले आती थी हमारे लिए। मेरे यहाँ भी मिलता था नाश्ता, क्या हो गया, अच्छा। और दूसरी बात ये कि रिक्रूटमेंट का अमल जब शुरू हुआ, और ये एल्बम जब हमने शुरू किया, उससे पहले हम, चूंकि मेरी पादरी साहब से बड़ी जबरदस्त दोस्ती हो गई थी, क्योंकि एक नॉन कन्वेंशनल टाइप के पादरी थे, ये नॉर्मल टाइप पादरी नहीं थे, दोस्त, मतलब क्योंकि एज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं था, तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो हर चीज में हम तकरीबन साथ इन्वॉल्व हो गए थे। तो हम, पादरी साहब ने जो फिर आपने फेस्टिवल वगैरह करवाए थे, ज़बूर कंपटीशन जो करवाते थे, तो उसमें भी चूंकि हम साथ होते थे, तो वहां पर ही एक्चुअली हम मेंटली जो है वो रिक्रूटमेंट अपनी कर रहे होते थे। अब आप कंटिन्यू करें। हाँ, बिल्कुल सही है। तो उन्हीं कंपटीशन में मेरे ख्याल में जरिश यहाँ पर पिचिंग करेगी कि जरिश, आपने शायद हमारे किसी ज़बूर कंपटीशन पे गाया था सदर में, कहाँ पर? हाँ, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, 74 गार्डन में या सेंट एंड्रयूज में एक ज़बूरों का कंपटीशन हुआ था। और कहाँ पे? ट्रिनिटी चर्च। पहले 2-3 74 में और सेंट एंड्रूज में हुए थे। हाँ, जहाँ पे मैं था ना, जब हमने जरिश को पिक किया था, तो हमने वहां से जो है, क्योंकि हमने जब जिक्र किया था, तो मेरे साथ जो आपका पहला कंपटीशन था वो हुआ था वहां पर ट्रिनिटी में, जिसमें सिरिल डेविड साहब भी थे, और सिरिल साहब की जो उन्होंने उसको होस्ट किया था। बिल्कुल, और जरिश ने वहां पे गाया था, वहां मैंने इसको सुना था पहली दफा। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद है, उस कंपटीशन के क्लॉज में एक तरह से ये चीज थी कि जो ये कंपटीशन विन करेगा उसे एक एल्बम में गाने का मौका दिया जाएगा, कुछ ऐसा था। और तो वो एल्बम, वो ज़बूरों का कंपटीशन जो है वो मैंने विन किया। तो फिर बाद में सरसरी सी हमारी आपस में वहाँ कंपटीशन खत्म होने के बाद बात हुई थी कि एक एल्बम होगा, पर उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कि कौन सा एल्बम होगा या क्या होगा या क्या नहीं। और हमारी सरसरी सी बात हुई, इवन दो हम लोग आपस में, जब हम लोगों ने एक दूसरे को सी ऑफ किया, तो हम लोगों ने एक दूसरे से ये भी डिस्कस नहीं किया था कि हम रहते कहाँ हैं। और उसके बाद बाकी भाई साहब बताएंगे क्या क्या हुआ। हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नहीं थे, कॉन्टैक्ट नंबर्स तक नहीं थे हमारे पास, जहां तक मुझे याद है। और इससे जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है इस चीज पे। पता नहीं भाई साहब को और डिक्सन भाई को ठीक से ये चीज याद है या नहीं, लेकिन हुआ ये था कि जब इस चीज की प्रिपरेशन पूरी, ट्रैक्स बन गए और सब कुछ हो गया, प्रिपरेशन हो गई, अब फाइनल फेज में थे हम कि अब इन ट्रैक्स को रिकॉर्ड किया जाए। अब क्योंकि हमारे पास एक दूसरे के कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, और ये आज से तकरीबन 16 साल पहले की बात है, उस वक्त इतना ज्यादा मोबाइल्स जो है इतनी आम चीजें नहीं थी कि सबके पास मोबाइल्स हों, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर्स हों, इतना ज्यादा कुछ नहीं था। और मुझे आज भी ये चीज याद है, ये लोग ढूंढते हुए मुझे, मैंने सिर्फ एक सरसरी से शायद उनको ये बात बताई थी कि मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में कलवरी चर्च के आसपास रहती हूँ, और ये लोग मुझे ढूंढते हुए कलवरी चर्च पहुंचे। वहां इन्होंने पूछा कि लियाकत तनवीर का घर कहाँ है और ये वो, और इत्तेफाकन जिस दिन ये लोग वहां गए, मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी छुट्टियों पे। उसके बाद इन्होंने वहां से किसी से मेरे पापा का कांटेक्ट नंबर लिया, पापा को फोन किया, उसके बाद ये लोग मेरी नानी के घर मंजूर कॉलोनी आए। सो
और फिर वहां पे आके मुझे डिक्सन भाई मुझे तंग कर रहे थे, देखो तुझे ढूंढते ढूंढते हम कहाँ तक आ गए, ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गए। तो वाकई ये चीज है कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जो आज हम जब याद करते हैं तो एक बहुत अच्छा टाइम हमने सब ने एक साथ में गुजारा है। और वाकई उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी तो नहीं, आई वाज लाइक 12-13 इयर्स ओल्ड। और डिक्सन भाई शादीशुदा थे लेकिन बिल्कुल यंग, अपनी दुनिया में अपनी मस्ती में। पारी साहब की शादी नहीं हुई थी, ही वाज एंगेज्ड। और इस सारे प्रोसेस में हम सब ने एक दूसरे को डिफरेंट एरियाज में ग्रो होते हुए देखा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। रिक्रूटमेंट की जहां तक बात है ना, होता ये था कि चूंकि मैंने जैसे पहले बताया हम लोग काम करते थे रात को। अच्छा, हम लोग चूंकि बिंदास थे, बिंदास जो लोग समझते हैं उनको पता है, तो होता ये था कि जो ख्याल जिस वक्त ज़हन में आया ना काम से रिलेटेड, वो उसी वक्त करते थे। वो ये नहीं देखते थे हम कि रात है, दिन है, पैसे हैं नहीं है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो हम लोग निकल पड़ते थे खुदा को याद करके कि अब ये करना है। तो मेरा ख्याल है हम लोग पहुंचे थे रात को तकरीबन रात 10 2 बजे। तकरीबन रात तकरीबन टाइम था। हम लोग पहले पहाड़गंज गए तो मोटर बाइक पे गए थे मेरे ख्याल में डिक्सन की। तो हम लोग जब वहां नहीं, भाई साहब मैंने गाड़ी ले ली थी उस वक्त आपके पास डिक्सन भाई ब्लू गाड़ी थी शायद, अच्छा ये पता तो नहीं। अमीर हो गया था यार। अच्छा उस वक्त तो अमीर हो गया। तो हम लोगों ने रात को हम रिकॉर्डिंग कर रहे, तो चूंकि उसके जो रफ ट्रैक थे या जो बाकी चीजें थी वो डिक्सन कर रहा होता था। तो जब हम अरे भाई साहब सुनो ना मेरी बात। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक टेस्टिमनी इसमें ऐड करते हैं कि वो काम जब हमने शुरू किए थे एल्बम्स वाले, या हम साथ में काम करना जब शुरू हुए थे, तो खुदा ने मुझे पहली गाड़ी दी थी उस वक्त। और उसके बाद तो ट्रेन बन गई थी मेरे पास गाड़ियों की, शुक्र है खुदा का। तो पहली गाड़ी हमने साथ रहते हुए ली थी, जो व्हाइट वाली गाड़ी मैंने ली थी, उस पे हम गए थे जरिश के घर पे सुबह सुबह। रात का लेट टाइम नहीं था, सुबह अर्ली था, बहुत बहुत अर्ली था जब हम घर से निकले थे मेरे, वेरी अर्ली। और हाँ तो हम लोग एक्चुअली पहुंचे वहां, तो मुझे सिर्फ इलाका पता था और कलवरी चर्च मैंने देखा हुआ था, मेरे कुछ दोस्त वहां रहते थे ऑलरेडी और वहां नाम भी नहीं पता था लियाकत का, इसके बाप का। तो हम लोग वहां गए तो घर नहीं पता रहा। हमने कहा जी वो लड़की ये गाती है, छोटी बच्ची है, और वो उनके घर के दौरान उनकी फैमिली जो है वो चर्च में खिदमत करते हैं। तो वहां लोगों ने हमें बताया कि जी वो अंदर गली में उनका घर है, तो वहां आप चले जाएं। तो यूं हम जब घर पहुंचे तो पता चला जी कि जरिश तो यहाँ नहीं है, नानी के घर। और यूं हम सब, मेरे घर में नाश्ता भी इनके नानी के घर जाके किया था, पता नहीं क्या था जी। बिल्कुल कुछ था। हमें जहां से कोई खाना वाना मिलता था हम खा लेते थे फ्री का। फुल ऑन। So that's how actually। अच्छा, इसमें दो फैमिलीज और हैं मैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ, मुनासिब होगा उनका नाम लिया जाए जिन्होंने साथ में काम किया। फाइन एल्वन बरकत और बाजी एग्नस थे जो कैंपस स्कूल में काम करते थे, हमारे पड़ोसी भी थे। और हाँ, उनकी छोटी बेटियां थी, तो उनको वो हमारे साथ ऐड हुए। हमारे साथ एक और पास्टर थे, क्या नाम था उनका डिक्सन? पास्टर विलियम, हाँ आमिर जॉन विलियम। तो वो उनकी दो छोटी बेटियां थी, जोनीता और एबिगेल, और वो उनको मोटर बाइक पे बिठाकर, और कभी कभी वो भी हमारे लिए आते हुए रोल ले आया करते थे कि आप बिरयानी भी रोल भी लेके आते थे कि जी आप लोग ऐसे काम कर रहे होते तो चलें इस तरह। डिक्सन के घर की चाय बड़ी मजे की होती थी उस वक्त। मैं जो चाय जो सबसे मजे का काम होता है वो चाय होती थी, अभी भी अच्छी होती थी। तो वो हम लोग जो है ना हम लोग किया करते थे। तो इस तरह ये जो टीम है, ये बच्चे एक्चुअली सारे उस वक्त मेरे ख्याल में जरिश और शायद ईवा जो थी बाजी एग्नस की बड़ी बेटी, ये शायद हम उम्र थी। बाकी जो टीम थी वो से छोटे थे, तकरीबन 10 साल के नीचे थे मोस्टली बच्चे। बहुत छोटे थे उस वक्त। और डिक्सन भाई शायद आपको याद हो, एक दफा हम लोग बहुत लेट नाइट रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे सुबह का टाइम था, और हम सबको बहुत भूख लग रही थी। और पाजी साहब शायद उस वक्त नहीं थे वहां पे मौजूद, और डिक्सन भाई आपने हमें कहा कि तुम लोग सब बाहर बैठो क्योंकि मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ मुझे ठीक से सुनना है, तो तुम सब बाहर बैठो मुझे तेज आवाज करके, और अंदर मिक्सिंग करनी है। हम सब बाहर, हम सबको भूख लग रही है, अब हम देख रहे हैं कि अब क्या करें, कोई था भी नहीं। हम सब ने और वो छोटी बच्चियां एबिगेल और जॉयनीता, हम लोग सब बाहर बैठे। हमने कहा क्या करें, हमने एक नोट लिख के और उस पर लिखा कि हमें भूख लग रही है, खाना दो, और हमने दरवाजे के नीचे से आपको फेंका। मतलब अच्छा मैं करेक्शन करूं तेरी, तुम लोग बाहर नहीं, असल में तुम लोग अंदर बैठे थे क्योंकि 2 कमरों में तो आपने हमें बंद कर दिया था अंदर क्योंकि एबिगेल बहुत तंग कर रही थी। हाँ वो मेरे कंधे पे चढ़ी होती थी, नाच रही होती थी, खींच रही।
एबिगेल और जोनाता जो है ना, ये बहुत तंग करती थी और बहुत मस्ती करती थी। अब तो खुद दिलचस्प बात बड़ी है, होती है। इससे ये देखो, इस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने लोग हैं, देखो मैं एक ऑब्जर्वेशन देने लगा हूँ आज 16 साल के बाद, देखो सिर्फ हम तुझे पीछे छोड़ आए हैं क्योंकि तू आना नहीं चाह रहा था, वरना हाँ। देखो दरिश स्पेन में है, भाई नेल्वन और बाजी एग्नस न्यूयॉर्क में हैं, और पास्टर आमिर जॉन उनकी बेटियां, उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त सियाटल में है, यूएसए में, और मैं यहाँ कैलिफोर्निया में मौजूद हूँ। तो देखा जाए तो हमारी वो पूरी टीम जो थी उस दौर की, जो जितने अटैच थे सारे इस प्रोजेक्ट से, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बाहर बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता वहां पे क्या क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दैट्स गोल्डन मेमोरी। और जरिश अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे साथ इंगेज है मिनिस्ट्री में भी और वैसे भी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। और जहाँ तक मुझे याद है कि जब से हमने एल्बम्स के ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया था, पहले एल्बम से लेके लास्ट एल्बम तक मैं थी और अब भी हूँ, और देखो खुदा ने चाहा तो जब तक जिंदगी है तब तक साथ रहूंगी। ये अच्छा कहा तूने, वरना मैं कह देता। सो ये हमारा था, ये हमने अब कर लिया जनाब। अब ये हम सेकंड फेज खत्म हो गया, हमने एल्बम रिकॉर्ड कर लिया, सारा कुछ हो गया, मास्टर हो गई, मिक्सिंग हो गई, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ पैसे तो होते नहीं थे। अब सवाल ये था कि अब इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाए, मतलब अब इसको बाहर कैसे निकाला जाए, तो और इसको इस अंदाज से किया जाए कि ये एक प्रॉपर रिसोर्स बने और पूरे पाकिस्तान में जाए। उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, ना हमारे पास यूट्यूब था, ना हमारे पास ये फेसबुक था 2003-4 पहले, कुछ भी नहीं था इस किस्म की चीजें। तो इसको कैसे किया जाए, तो उस दौर में कैसेट्स बनती थी, सीडीज भी बहुत बाद में जाए, तो कैसेट बनती थी। और लेकिन मेरा प्लान ये था कि हम इसके साथ में इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रॉपर रिसोर्स दें। तो ये जो किताब मैं पहले दिखा रहा था, तो ये फिर हमने इसमें की। इसके लिए फिर मैं चंद फैमिलीज जिनके नाम इसमें लिखे भी हुए हैं, मैं उनको जरूर इंडोर्स करना चाहता हूँ। ज़ाहिर डिक्सन ने भी सारा काम किया, डिक्सन का सारा टेक्निकल ज्यादातर काम जो था वो डिक्सन का था। मेरा जो काम होता था वो ये था कि मैंने लोग ढूंढने होते थे यहाँ ऐसे रिसोर्सेज कि हम इस काम को आगे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमारी एक बड़ी अच्छी प्रेयर पार्टनर सपोर्टर थी, मिसेस रूथ पी सैमुअल, आंटी रूथ। उन्होंने हमें इंडियाना से, उन्होंने हमारा कहीं से पता लगा, उनको हमारी कोई सीडी या कोई उनके पास पहुंचा कोई कांटेक्ट, उन्होंने हमें खुद कांटेक्ट किया एंड शी बिकेम आवर पार्टनर। लेकिन जब हमने ये निकालना था तो इसके लिए मुझे प्रिंट आउट, अब ज़रा दो चीजें थी, हमने कैसेट्स भी कॉपी करवानी थी, उनके कवर भी प्रिंट होने थे, और साथ में ये किताब भी प्रिंट होनी थी। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा जो है हमने इसका प्रॉपर किया। तो फिर मेरे इन लॉज हैं, मेरी 2 सिस्टर इन लॉज हैं, उनकी शादियां नेदरलैंड में हुई हैं, और उस वक्त वहां मौजूद थी, तो उनके भी छोटे बच्चे थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने रिक्वेस्ट की कि जी आप, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसमें हमारे साथ अगर पार्टनरशिप करें और इसमें हमारी सपोर्ट करें। तो फिर उन्होंने इसकी जो 1000 कॉपीज थी वो उन्होंने हमें सपोर्ट की कि जी आप लोग इसमें करें। और मेरे ख्याल में सिरिल डेविड साहब की जो वाइफ थी और उनकी जो बेटी थी इटली में शायद, उन्होंने भी शायद कुछ हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया, और लोग थे। मतलब इस तरह करके जो लोग हैं वो हमें अपना जो है उसको हमने किया। अब सवाल ये था कि इसको आगे कैसे किया जाए। सो फंड्स हमने इकट्ठे कर लिए, हमारे पास हो गया। अब इतने पैसे नहीं थे कि हम कर सके, लेकिन खैर एनीवे वी स्टार्टेड वर्क। प्रिंटिंग का जितना काम था ये हुआ। गॉस्पेल प्रिंटिंग प्रेस कराची में जो है, रियाज शाहिद साहब, उनका इंतकाल हो गया है, उनका बेटा था खुर्रम। तो खुर्रम हमारा शुरू से पूरे प्रोजेक्ट में हमारे साथ, जो प्रिंटिंग का काम था सारा वो उनके ऊपर होता था, उसके ऊपर। तो अब तीसरा फेज था कि अब इसको हम प्रोड्यूस कैसे करें। और मेरे ख्याल में डिक्सन तूने पता किया था उसका, कॉपीज कहाँ बनेगी सीडीज के, अपना हम कहाँ बनाएंगे, वो कौन सी फैक्ट्री थी तूने बताया था, याद है? हम लोग वो सोनिक वालों को पूछा था, हाँ, एबीटी ने कोई बताया था। फिर हम एक दफा डेंसो हॉल गए थे, वहां पर बैठ के हमने, फिर इशरत गोधर भी साहब ने हमें थोड़ी सी हेल्प की थी उसमें। हाँ, हम लोग डेंसो, पहली बार मैं बता रहा हूँ कि डिक्सन तो खैर इस फील्ड में था, लेकिन मेरे लिए एज अ पादरी होना या एज अ सिर्फ म्यूजिक टीचर होना से लेकर ये सारा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। सारी जो एफर्ट थी पीछे, खैर अल्टीमेटली हमने इसकी वो करवा ली, जब कैसेट्स बना ली, सारा कुछ कर लिया। तो इसमें अब सवाल ये था कि इसको इसी दौरान, अच्छा दिलचस्प बात ये हुई, क्योंकि मैं, जैसे मैंने पहले बताया, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, जो मेरा चर्च है पाकिस्तान में, उस चर्च ने इस प्रोजेक्ट को ब्लेस किया, मल्टीप्लाई किया। आर्थर जेम्स साहब ने इसके लिए दुआ की, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको अप्रूव किया, और यूं हमारे पीछे प्रेस्बिटेरियन चर्च की जो एग्जीक्यूटिव थी, गुजरांवाला से, लाहौर से, पंजाब से जो चर्च था, कराची में ज़्यादा प्रेस्बिटेरियन चर्च इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था,
तो मुझे चर्च प्लांटिंग भी करनी थी साथ साथ। आप अंदाजा कर सकते हैं मैं कितने हैट पहनता था पूरे एक हफ्ते में। म्यूजिक टीचर, फिर पास्टर, फिर उसके बाद चर्च प्लांटर, फिर उसके बाद फैमिली, फिर मतलब एजुकेशन, बाइबल स्कूल में पढ़ाना फिर शाम के वक्त। तो मतलब पूरा इस तरह जो है ना वो चौमुखी चल रही होती थी, समझ नहीं आता दिन किधर जाता है किधर गुजर जाता है। साथ मुझे तो इस दौरान डिक्सन को भी भुगतना होता था। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी लाइफ कैसी थी। तो एनीवे सो हम लोगों ने इस चीज को कर लिया। अब हमने जनाब फंड्स भी आ गए हमारे पास, लेकिन इतने नहीं जैसे मैंने पहले बताया थे। तो अल्टीमेटली मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा, जब हम इसकी प्रोडक्शन की तरफ आए और जब हमने बनाई तो मुझे गुजरांवाला जाना हुआ, शायद जनरल असेंबली थी हमारे चर्च की या कुछ हुआ, वहां मेरी मुलाकात हुई अदनान अजहर संधू से। डिक्सन को याद होगा, अदनान अजहर संधू जो हैं वो पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं और उसके चेयरमैन हैं। मैं और भी साथ अदनान, हाँ उस वक्त शायद तू गया था मेरे साथ कि नहीं पहली बार में? पहली दफा ट्रेन पे मैंने आपके साथ ही सफर किया था भाई साहब। नहीं, वो तो हम लॉन्चिंग पे गए थे ना, जब हम इसको कराची में जब इसको काम करना था। अदनान तो के घर पे मुझे याद है हम गए थे अदनान। हाँ, तो हम लोग जब मैं गया वहां पर तो मेरी उनसे बात हुई और उनको जब पता चला कि इस तरह का गीत हम लोग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री ने हमें ये कहा जी कि अगर आप पार्टनरशिप हमारे साथ करते हैं तो जो प्रिंटिंग है सीडीज जो हम करेंगे, तो वो जो प्रिंटिंग कवर है वो हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो आप इसकी जो है हमारा नाम जो है पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री का, अगर वो प्रिंटिंग कवर के ऊपर अगर आप देंगे तो दैट विल बी आवर पार्टनरशिप। मैंने कहा जी ठीक है, वंडरफुल। क्योंकि अदनान अजहर के जो वालिद थे एल्डर अनाक अजहर संधू जो थे, मैं जब गुजरांवाला में सेमिनरी कर रहा था तो ही वाज सच अ लविंग पर्सन। तो वो मुझे अपने चर्च में बुलाते और फिर बड़ा वो ऑनर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और वो इसके साथ साथ तो इसी तरह अदनान जो था, जब मैं सियालकोट कन्वेंशन की क्वायर लीड किया करता था गुजरांवाला सेमिनरी में, तो अदनान और इनका जो चर्च था वहां पर मेरे ख्याल में स्विफ्ट मेमोरियल चर्च था या क्रो चैपल था उस वक्त, तो वो चर्च नहीं बना था बड़े वाला जो सेंट पीटर है मेरे ख्याल में, मार्क है। खैर, तो अदनान वाज अ पार्ट ऑफ क्वायर जिसको मैं सियालकोट कन्वेंशन पे लेके जाता था, तो 2 बार लेकर गए शायद। तो वो इस तरह कनेक्शन था ऑलरेडी, तो उनको भी पता था हम लोग क्या खिदमत कर रहे हैं। उनकी तो खैर काफी बड़ी और क्या कहना चाहिए कि काफी वास्ट नेटवर्क था। हम लोग अभी जैसे बताया कि आगाज कर रहे थे, अभी हमारे तो पर अभी निकले भी नहीं थे। तो एनीवे ऊपर से हमारे पास वसाइल भी नहीं थे। तो खैर मैंने उनकी ऑफर कबूल कर ली और यूं हमने प्लान ये किया था उस साल में। मैंने आर्थर जेम्स साहब से रिक्वेस्ट की क्योंकि ही वाज द चेयरमैन ऑफ द सियालकोट कन्वेंशन कमेटी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हम इस एल्बम को सियालकोट कन्वेंशन पे लॉन्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने परमिशन ग्रांट कर दी। तो इस तरीके के साथ पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री गुजरांवाला और इस तरह के जो मिनिस्ट्री के लोग थे, जो रिलेटेड लोग थे संडे स्कूल के साथ, वो हमारे साथ एंगेज हुए इस पहले एल्बम को रिसीव करने में और इसको स्प्रेड आउट करने में। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये गीत शायद इतने मशहूर ना होते पूरे पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री इनको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना करती उस वक्त, क्योंकि दे हैव अ वास्ट नेटवर्क, उनके पास रिसोर्सेस थे। एनीवे सो ये वो प्रोसेस था। और यूं फिर हम लोगों ने इरादा ये किया कि हमने एल्बम तो निकाल लिया है, हम इसको कराची में भी करेंगे, लेकिन हम इसको पंजाब लेकर जाएंगे और प्रॉपर लॉन्चिंग करेंगे। ये वो डिक्सन बता रहा था कि हम लोग जब पहली बार तो ज़ाहिर है मैं तो टीम हमारी नहीं थी अभी इतनी, तो डिक्सन और मैं, जैसे मैंने पहले बताया, हमने जब इरादा कर लिया था तो फिर हमने जाना था। सो दैट वाज एक्सपीरियंस। डिक्सन बताएगा हम कहाँ कहाँ गए। और यार एक बार हमारा वो चिंची भी उलट गया था। हाँ, हम लोग वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए जो है ना इस तरह से शहर छोड़ के जाना, क्योंकि जाहिर है मैं काफी सारी कमिटमेंट्स होती थी, जॉब भी थी, फिर काफी जगहों पे और दूसरे स्टूडियोज में भी मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा होता था, तो काफी कमिटमेंट्स होती थी मेरी काफी लोगों के साथ। तो पाजी साहब ने मुझे कहा कि भाई इस तरह से हम जा रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, तो भाई साहब ने कहा कि इस तरह से एल्बम लॉन्च करना और हम जाएंगे निकल के। तो मैंने कहा यार पता नहीं किस तरह से लोग सुनेंगे, क्या होगा, लोग इतना हमने मेहनत की है, लोग जो है वो लैपटॉप के स्पीकर्स पे या जो भी उनके सिस्टम होंगे पता नहीं उस पे बैठ के सुनेंगे वो, तो पता नहीं क्या होगा। तो हमने फिर स्टूडियो से इक्विपमेंट उठाया था। हमने कुछ स्पीकर्स जो थे, स्टूडियो मॉनिटर्स, केबल्स, साउंड कार्ड, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या चीजें उठा के उस वक्त तो हम वो लेके गए थे। फिर वहां पे आर्थर जेम्स साहब को सुनाया था। उनको शुरू में तो समझ नहीं आया था, उन्होंने कहा था बड़ा शोर है लेकिन उनकी शफकत और उनका प्यार जो है वो बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था उनसे मिलना। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन बहुत
अच्छा था वो उनसे मिलना। बहरहाल ट्रेन में पहली दफा सफर किया पादरी साहब के साथ, बड़ा मजा आता है यार, वो सफर नहीं भूलते आज तक, वो डब्बों में जो सफर किया था फिर। तो और क्या था, हमारा कैमरा भी गुम हो गया था, याद है? कैमरा तो सियालकोट कन्वेंशन जब पहुंचे थे ना, तो वहां पर वो नया नया कैमरा था, मुझे किसी ने भेजा था बाहर से, एक बहुत जबरदस्त क्लोज मेरे फैमिली थी उस वक्त, एक सॉलोमन डैनियल, उन्होंने भेजा था। और वो कैमरा जो था वो उस कन्वेंशन के दौरान पता नहीं किस तरह से वो गफलत हो गई और वो कोई किसी ने फायदा उठा लिया उस गफलत। ये हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज नया पता क्या? नया हाँ, देखो होता ये है कि हमारे पास क्या था, हमारे पास डिब्बे थे जो हमने कैसेट्स के बनाए हुए थे, जो हमने, अच्छा इक्विपमेंट अलग थे, और हमारे पास कार्टन पैक थे सीडीज के और कैसेट्स के। सीडी तो हमने कम ही बनाई क्योंकि हमारे पास जो पार्टनरशिप थी सीडीज कवर की वो सिर्फ पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री की थी। कैसेट्स हम लोग पहले 1000 जो थी वो बना चुके थे, हमारे पास कैसेट्स ज्यादा थी। तो हम लोगों ने अब ये भी सामान उठाना था, हमने अपने लगेज भी उठाने थे, और हम सिर्फ 2 आदमी थे जिन्होंने ये सारा कुछ उठा के जाना था। तो जब हम लाहौर स्टेशन उतरे ना, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, हम जब लाहौर स्टेशन उतरे हैं तो हमारे पास तो हमने वो चिंगची एक कराई ना, चिंगची जो चलती है अभी भी, तो उसमें हमने पूरे हुआ था। ठीक हुआ तो वहां था, लेकिन मैं बताने लगा हुआ क्या था। हमने जब वो हमने वहां से पहले जाना था शेखुपुरा, क्योंकि लाहौर से शेखुपुरा नजदीक था। तो हम लोग पहले शेखुपुरा गए, रात हमने वहां रुकना था। तो वो जो पता है ना, जो लाहौर में जो बसें चलती है ना लाहौर से शेखुपुरा जाने वाली, यहाँ उस तरफ जाने वाली, तो वो उनपे तो पता रश इतना होता है, वो सामान छत पे फेंकते हैं। अच्छा, हमारे कार्टन अब बेचारे वो सफर कर करके इतना वैसे ही कमजोर हो गए थे, हमें आइडिया भी नहीं था ये सामान कैसे पैक करते हैं। हुआ ये कि उन्होंने वो जो बंदा था बस के ऊपर चढ़ने वाला, उसने यादगार, जो लाहौर यादगार है, हम लोग जब वहां पहुंचे, उसने वो कार्टन उठाया और उसने ऊपर की तरफ जैसे किया तो वो किताबें और सीडी सारी फट के नीचे गिर गई। अच्छा, वो एक अलग टेंशन। अब बस में हमने जाना था, वो हमने लिया, बस वालों ने हमें बस स्टॉप पे उतारा, वहां से हमने चिंची ली, तो हम लोग शाम को पहुंचे तकरीबन, क्योंकि 3-4 बजे ट्रेन पहुंची, लेट हो गई लाहौर में। हम लोग रात के करीब पहुंचे, तो लारी अड्डा जो शेखुपुरे का, वहां से जिस चिंची में बैठे, वो मेरे चूंकि ददयाल है वहां पर बस्ती बलोचा शेखुपुरा में, तो हम लोग जब वहां पहुंचे, पादरी अनवर अमीर है FGA के, तो वो हुआ ये कि वो चिंची वाला वजन ज्यादा था, मैं भी पीछे, डिक्सन भी पीछे। अब डिक्सन को ये था कि इसका कीमती इक्विपमेंट है, वो ना कहीं जाए। हम लोग बड़े वो हुए, ऊपर से हमारे थैले फट गए थे। तो वो एक स्पीड ब्रेकर आया, और चिंची वाला जो है ना, वो स्पीड ब्रेकर पे वो आगे उसने झटका लगाया, तो पीछे से उसका वो पहिया ऊपर उठ गया, और फिर दोबारा हमारा जो है ना वो सारा सामान नीचे गिरा, और इस तरीके से करके खैर एनीवे बड़ी मुश्किल से गुजारी। और अगले दिन हम लोग गुजरांवाला पहुंचे, वहां से फिर हमने आर्थर जेम्स साहब और सारा उनके घर पर, उन्होंने काफी हमें ट्रीट किया, और वहां से फिर हम सियालकोट कन्वेंशन गए। सियालकोट कन्वेंशन पे दिलचस्प बात यह है कि जो कि पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री हमारे साथ इन्वॉल्व थी, तो अदनान ने जो उनका जो संडे स्कूल का डिपार्टमेंट था सियालकोट के अंदर, सियालकोट मिस निकल का जो हॉस्टल है वहां पर, जो लड़कियों का स्कूल था, वहां पर उन्होंने एल्बम उनको पहले से गीत दिए हुए थे ताकि वो उनकी तैयारी करें लाइव परफॉर्म करने के लिए। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक और फैसिनेटिंग व्यू कि पहली बार इतने बड़े, और फ्राइडे को हमने की दोपहर की सर्विस के बाद, फ्राइडे को बड़ा मजमा होता है सियालकोट में, और हजारों की तादाद में 15-20 हजार का मजमा होता है। और इससे पहले वो लोग और इस तरीके के साथ उनके स्पोर्ट्स, अच्छा वीडियो हमने नहीं बनाई थी कभी भी, वीडियो हमने कभी नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं था कि इन गीतों की वीडियो भी बनानी है, और उस वक्त शायद इतना ट्रेंड भी नहीं था, और इतना सोशल मीडिया शायद एक्टिव भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, प्लग इन नहीं थे। तो इस तरीके के साथ हाँ, डिक्सन ने एक्चुअली, डिक्सन वापसी पे हम लोग फैसलाबाद गए थे यार, पादरी मार्टिन के वो चर्च जो था फैसलाबाद वाला, इन दिनों पादरी एमरिक जोसेफ साहब वहां होते हैं। तो वहां पर डिक्सन के पास जो कैमरा था छोटे वाला, उसमें उसने एक वीडियो बनाई थी, जो हमने उस वक्त शायद कभी यूट्यूब पर डाली होगी या नहीं डाली होगी, लेकिन एनीवे दैट्स हाउ ये सारा प्रोसेस हुआ, और इसमें इतने लोग शामिल हुए, तब कहीं जाकर ये पहला एल्बम जो है ये बाहर निकला। तब तक पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री और हम लोग इसको इस तरीके के साथ नहीं देख रहे थे, लेकिन मुझे फिर नाम लोगों ने अप्रोच किया दोबारा, ने कहा जी कि ये एल्बम तो और ये गीत बहुत अच्छे हैं, इनका क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी रिसेप्शन बहुत अच्छा है, आप नया एल्बम कोई कर रहे हैं? तो वो फिर बाद में बात करेंगे सेकंड और बाद के एल्बम की, लेकिन ये एक्चुअली बैकग्राउंड स्टोरी है पूरे इस एल्बम के पीछे। और ये जो अभी जरिश ने स्टोरी सुनाई है के साथ लोगों ने इस गीत को
इस्तेमाल किया, ये बना इसलिए था कि इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है डिक्सन इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ कॉपीराइट का या मिनिस्ट्री को या इस तरीके के साथ जो इंटेलेक्चुअल या क्रिएटिव प्रॉपर्टी है किसी की, उसको प्लेजराइज करना और उसको चोरी करके उसको अपने नाम से करना, इसके क्या लॉ है, क्या है, शायद डिक्सन सही बता सकेंगे इस पे। अच्छा, ये सारे लॉज ऑब्वियसली मौजूद हैं हमारे मुल्क में, और जिस तरह के कॉपीराइट का चक्कर है सेक्युलर म्यूजिक पे और बाकी चीजों पे, यूट्यूब पे अगर आपने कोई चीज डाली है इस तरह से तो उस पर ऑब्वियसली हिट आती है, और हमारी क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक की, तो हम ऑब्वियसली उसको हिट भी कर सकते हैं। मगर ये कि हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कॉपी करें, यूज करें। मेरा ख्याल है, मैं जरिश से माफी चाहते हुए जरिश के उस लफ्ज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ सबसे, कि जो मेरी बहन बेटी ने कह दिया कि लोग उसको चोरी करें। आप उसको बेतहाशा दबा के इस्तेमाल करें, यूज करें, कॉपी करें। ये देखें, ये हमारी कोई विरासत नहीं है, ये खुदा का काम है, और हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए हमने ये चीजें बनाई हैं। आप उसको दबा के इस्तेमाल करें, आप उसको खुशी से इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, मगर उसको थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से, थोड़ी उसकी बेहतर प्रोडक्शन क्वालिटी देखें। उस वक्त हमारे बस में जो कुछ था, हमारे पास जितने भी वसाइल थे, जिस तरह से हमें बहुत अच्छे से, बाकी बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे पॉइंट हमने मजीद इसको लंबा करने से बचने के लिए बहुत सारी चीजें इस तरह की डिस्कस नहीं की कि जिसमें हम अपनी शो मार रहे हो कि जी हमने इस पे कितने पैसे लगाए या हमने पैसे लिए या नहीं लिए इस काम के। वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल है शो ऑफ टाइप चीज हो जाएगी, वो शायद हम नहीं करना चाहते। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी जो है ना इमोशनल चीजें, जिस तरह से पादरी साहब भागते थे, ख्वार होते थे मेरे पीछे, फिर जिस तरह से हम लोगों को ढूंढते थे, ऑब्वियसली म्यूजिक के लिए हम बैठे होते थे, मिक्सिंग करते थे, बहुत सारी चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं कि जो हमने इस्तेमाल की अपनी, हमारे बहुत सारे वसाइल जो इसमें इस्तेमाल हुए, और खुदा ने हमें उसके बदले में शायद बरकत भी दी है और यकीन दी है। मगर उस ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह लें, उसको ऐसे फॉर ग्रांटेड लेके इस्तेमाल ना करें। आप डेफिनेटली उसको यूज करें। हम बड़ी खुशी से और बड़े खुले दिल से आपको इजाजत देते हैं। मैं पादरी साहब की तरफ से, दरिश की तरफ से, और बाकी भी जो आगे हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में जो हम इस तरह से लाइव करेंगे, उसमें बाकी जो सिंगर्स हमारे साथ होंगे, जो भी टैलेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, उनकी भी तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ सबको कि आप लोग सब इसको यूज करें, बेतहाशा यूज करें, जितना फैला सकते हैं फैलाएं। जहां जहां उर्दू, हिंदी या हमारी जबान को समझने वाले लोग हैं और लोगों को ये चाहिए चीज, वहां तक लोग इसको इस्तेमाल करें। और हमें अच्छा लगता है जब हम लोगों को इसमें परफॉर्म करते देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से, थोड़ा सा इस पे कुछ प्रेपरेशन के साथ आए। ऐसे ना लगे कि एमी 6 बच्चे जो हैं कहीं पे भी एमी खड़े हुए हैं और वो बस हाथों के इशारे करे जा रहे हैं। अगर इस तरह का छोटा मोटा काम करना होता तो शायद आज हमारे पास बहुत सारे, खुदा ने वसाइल हमारे बढ़ा दिए हैं, हम बहुत सारी चीजें इस तरह की अभी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि इस वीडियो के थ्रू हमें ये चैलेंज देना चाहिए डिफरेंट अपनी कम्युनिटी के लोगों को, संडे स्कूल्स को और लोगों को, कि वो हमें अच्छे से अच्छे वीडियोस जो है वो बना के दें। और हम उन वीडियोस को, ये बात हमारी आपस में डिस्कस नहीं हुई ना पाजी साहब की, मेरी और दरिश की, किसी की भी डिस्कस नहीं हुई। मैं एक बात जहन में आई है तो मैं अभी कर रहा हूँ आपकी इजाजत से पाजी साहब, कि आप लोग को ये चैलेंज हम देना चाहते हैं, जिस तरह बहुत सारे चैलेंज हम करते हैं इस क्वारंटाइन के जमाने में, कि वो फलाने ने चैलेंज दे दिया कि जी मास्क लगा के नाच के दिखाएं या पता नहीं क्या क्या, इस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं। तो आप इसको भी एक चैलेंज की तरह करें कि अच्छे से अच्छे वीडियो शॉर्ट्स, अपने क्लिप्स बना के जितना अच्छा शूट कर सकते हैं, जितनी मेहनत से कर सकते हैं, उसको करके उसमें परफॉर्मेंस कंटेंट बेस्ड थोड़ी सी अच्छी करके उसको बना के, और अपने जो प्रॉप्स हैं उसको अच्छे से यूज करें और हमें भेजें, पादरी साहब को भेजें। और उसके बाद हम उसकी एक कंप्लीट वीडियो बना के हम चाहते हैं कि इसको अच्छे से लॉन्च किया जाए। भाई साहब क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा ऑप्शन मेरे दिमाग में आया, तो मुझे लग रहा है अच्छा है। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा। आप थोड़ी रोशनी डालें, है ना? ये आप उसको दबा करें यार, हम चाहते हैं। सॉरी, क्या कह रहे हो? ये ऑलरेडी इनलाइटेंड है। क्या इनलाइटेंड है? ये ख्याल कैसे? अच्छा, आगे बात करते। मैं एक्चुअली बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात को अपनी, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इसको बेधड़क होकर इस्तेमाल करें, लेकिन डिग्निफाइड तरीके से अच्छे से यूज करें। हमें जो वीडियो अच्छी नहीं लगेगी हम उसको हिट कर देंगे।
स्ट्राइक मार देंगे यूट्यूब पे, और जरिश मार देगी। जरिश तो बहुत गुस्से में इस बात पे। और जरिश नहीं नितिन सारे भाई, एक एल्बम मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी सारे बात के साथ जरिश एडिशन ने गाया करना सब। चाहूंगी। आपने जो कहा बिल्कुल, ये चीज शायद मैं भी पहले बोल चुकी हूँ कि मुझे ये गीत गाने का मौका मिला, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। शायद मैं उसको उस अच्छे तरीके से इस गीत के साथ शायद जस्टिस भी नहीं कर सकी जैसे इसके साथ करना चाहिए था, और अच्छा, जो भी है, लेकिन मैंने जिस तरह से किया, जैसे भी किया, और इस गीत के साथ हमारी बहुत सारी सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस गीत को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना एक अलग चीज है, लेकिन सेम गीत पे अपना नाम डाल के सिंगर, मतलब लेट्स सपोज आज मैं श्रेया का कोई गाना उठाऊं और उस पे लिख दूं सिंगर जेरिश और प्रोडक्शन हाउस तहलीम एंड व्हाटसोएवर, और ये जी मेरा गाना है, तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। हाँ ये शायद आप यहाँ मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये गीत प्रोड्यूस करने का और इनको रिलीज करने का मकसद ये था कि इसको हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा यूज करे, बच्चे यूटिलाइज करें, और हमें इस चीज की बहुत खुशी है कि आज छोटा छोटा बच्चा जो है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में इन गीतों को जानता है, पहचानता है और गाते हैं, और बेजुबानी उनको ये गीत सब अच्छे से याद है। लेकिन द प्रॉब्लम इज, जो हम यहाँ पे पॉइंट रेज कर रहे हैं, ये इट्स जुबानी इट्स नहीं। समथिंग, इट्स एंटायरली समथिंग एल्स। हाँ, इस हवाले से चूंकि अभी हम इसको फाइनलाइज कंक्लूड करेंगे इस प्रोग्राम को, जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे भी नोटिस में आई है, जाहिर है जिन लोगों ने इसको अपने नाम से कॉपी करके किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखें, दिस इज अ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। ये गीत जो है इट्स अ स्क्रिप्चरल रेफरेंस, जिसको तहलीम ने आज से 14-15 साल पहले इसको रिलीज किया बहुत सारे लोगों की मदद के साथ मिलकर, और उनकी काविशों से ये आज पूरी दुनिया में एक माना हुआ इंडियन, पाकिस्तानी, उर्दू, पंजाबी स्पीकिंग जहां पूरी दुनिया रहती है वो इस गीत को इस्तेमाल करती है। लेकिन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री होते हुए अगर आपको शौक है बहुत ज्यादा करने का, अगर आपके पास गिफ्ट है और अगर आप कंपोजर हैं, आप राइटर हैं, आप अपना लेकर आइए हमारे पास या हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको उसको प्रोड्यूस करा के देंगे। लेकिन जैसे अब ये पिछले 4-5 एल्बम है, हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीक में इन एल्बम्स के ऊपर भी, जिनमें से बड़ा मशहूर है 2-3 गीत हमारे तीसरे एल्बम के हुए, जो कि शमाइला डिक्सन ने गाए, डिक्सन की वाइफ ने, हम उनको भी लेकर आएंगे। खासतौर पर बीज बोने वाले का जो गीत है, फिर रिम 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 तारा रिम रिम है, जो हमारा जो चौथा एल्बम था बच्चों का, तीसरा एल्बम बच्चों का और चौथा हमारा टोटल एल्बम था, बड़े मशहूर हुए। मैं सिर्फ आज के इस कॉन्वर्सेशन के वसीले से उन सारे क्रिश्चियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने लोग बैठे हुए हैं और जो अपने अपने चैनल चला रहे हैं वेदर ऑन यूट्यूब और सोशल मीडिया, और आप किसी दूसरे की मेहनत को, किसी दूसरे आर्टिस्ट की उनके खून पसीने को, उनके क्रिएटिविटी को, उनकी कहना चाहिए कि उनकी आर्टिस्टिकली जो प्रॉपर्टी है, उसको आप बने बनाए चीज को आप उठाते हैं और उसको आप अपने नाम से यूट्यूब या कोई चैनल बनाकर डालते हैं और आप ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं। दिस इज नॉट मिनिस्ट्री एक्चुअली। ये आपकी क्रिश्चियन कैरेक्टर या आपकी गवाही नहीं है। होना ये चाहिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने, जैसे पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री की मिसाल दूंगा मैं, पाकिस्तान में और 1-2 मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि वो हमारे गीत यूज करना चाहते हैं। हमने मना किसी को नहीं करना, लेकिन दिस इज अ क्रिश्चियन कैरेक्टर एंड मिनिस्ट्री एथिक्स जो आपके पास होनी चाहिए कि जी अगर हम किसी के किए हुए काम को अपना यूट्यूब या अपना कोई चैनल बनाकर डाल रहे हैं तो कम से कम ये आपकी क्या कहना चाहिए कि बड़ापन होगा आपका कि आप उनसे पूछ लें या उनसे परमिशन लेने, भाई हम आपका प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्या हम कर लें या ना करें। करना तो आपने है, आपने रुकना तो नहीं है, कम से कम आप पूछ तो लें, बात तो कर लें, आपके अंदर इतनी जरूरत तो होनी चाहिए कि भाई हाँ ये हम करने लगे हैं। So in a nutshell, so this is artistically property theft अगर आप कर रहे हैं, it's a creativity stolen आप अगर कर रहे हैं। ये अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है क्रिएटिविटी की, आप कैपेबल नहीं हैं, तो अगर आपको बोझ है, आपके पास आवाज है लेकिन आपके पास आइडियाज कॉन्सेप्ट नहीं है, कम टू अस, वी विल हेल्प यू। हमारे पास स्टूडियो भी है, हमारे पास सिंगर भी हैं, हमारे पास राइटर भी हैं, हमारा पूरा नेटवर्क है जो आपको आपके इसे कहना चाहिए ना अंदर का जोश जो है इसको हेल्प करेगा आपको अंदर से रिलीज करने ताकि आप कर सके। लेकिन अगेन बी ऑनेस्ट रहिए, क्लियर रहिए और लोगों की क्रिएटिविटी, मेहनत, सिंगर्स की, म्यूजिशियन की, आर्टिस्ट की, कंपोजर की, प्रोडक्शन की, आर्ट वर्क इन्होंने बनाए होते हैं, उनको डिग्रेड और उनकी बेइज्जती ना करें।
that's what I would like to say, क्योंकि it's not about destination, it is about a journey, it's our Christian journey. हम जो जिस सफर पे हम जा रहे हैं, डेस्टिनेशन नहीं है कौन कितना क्या स्कोर करेगा, कितने चाहने वाले हो रहेंगे, कितने हो रहेंगे। हम आगे आपको जब दिखाएंगे यूट्यूब पे गीत जो हमारे बनाए हुए लोगों ने डाले हैं, कितने कितने हजार उसके ऊपर लाइक्स हैं। यू वांट लाइक्स, टेक इट, लेकिन जिन लोगों ने काम किया, मेहनत की है, कम से कम उनको एंडोर्स, उनको साइड जरूर करें। That's what I would like to say right now. इस गीत को वाइंड अप करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब इस गीत के, मैं आपको बताऊं कि जब मैं गीत इसको लिख रहा था और कंपोज किया, चौथे दिन पे आकर मैं रुक गया। जिन लोगों ने बाइबल क्रिएशन स्टोरी पढ़ी है, यू नो कि उस पूरे 1.5 चैप्टर को, एक चैप्टर को 7 दिनों को एक गीत में करना, 7 अंतरों में करना, इट्स अ हार्ड टास्क। इतने लफ्ज हैं और उसको उस मीटर के अंदर रखना और उस कंपोजिशन में डाल के रखना, मुझे तकरीबन 1-1.5 हफ्ता लग गया था। चौथा दिन मैं कैसे लिखूं, क्योंकि जब मैं पहुंचा चौथे दिन में कितनी चीजें थी जो खुदा ने बनाई थी और उसको कैसे किया जाए। ये फिर मैंने जब लाइन ऐड की कि दिन 4 गुजारे, सूरज चांद और तारे, करें दूर अंधेरे, तारारम पम 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 पम। तो ये मतलब जो इसके पीछे जो क्रिएटिविटी है, प्लस जैसे डिक्सन ने, मैंने, जरिश ने, हम सब ने इतनी मेहनत की है और बाकी लोगों ने इसको फैलाने में हेल्प आउट की है। सो ऑनर देम, रिगार्ड देयर मिनिस्ट्री, इट्स एन एफर्ट, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। जरिश, कुछ और आप कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, लाइक जस्ट टू वाइंड अप, कि इस गीत के पीछे हम सब ने बहुत मेहनत की। सिर्फ मेहनत के अलावा, मेहनत शायद हमने उतनी नहीं की, लेकिन खुदा का हाथ हम पे था कि हम ऐसा कुछ कर सके कि आज जो इस तरह से ये चीज बाहर निकल के सामने आई है और बहुत से लोगों ने इससे बरकत पाई है। छोटे छोटे बच्चों को अगर आज क्रिएशन स्टोरी याद है तो इस गीत में इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए क्रिएशन स्टोरी इतनी बड़ी स्टोरी है, याद करना इतना आसान नहीं होता। और ये चीज हम साइकोलॉजिकली भी जानते हैं कि गाते हुए कोई चीज अगर हम याद करें तो वो अच्छे से याद हो जाती है। तो पास्टर एरिक के लिए इस चीज का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, सबसे पहले खुदा का, कि खुदा ने जो है पास्टर एरिक को ये विजन दिया, उसके बाद एक टीम तैयार हुई और हम ये सब कुछ कर सके अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मैं अपनी पूरी टीम को और जो लोग भी, जिन लोगों को, शायद आज बहुत सारे नाम ऐसे भी होंगे जो शायद हमारे जहन से निकल गए हैं या हम उनका नाम नहीं ले सके, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। हम इंसान हैं, हो सकता है हमारे जहन में नाम ना याद आया हो, तो अगर कुछ ऐसा हो तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जिन लोगों की भी इस गीत के पीछे या इस एल्बम के पीछे मेहनत शामिल थी, हम उन सबका शुक्र अदा करते हैं। और इसी के साथ जो है हम अपनी ये लाइव सेशन को वाइंड अप करेंगे। मैं चाहूंगी कि कुछ पास्टर एरिक या डिक्सन भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो डिक्सन से फाइनल कमेंट लेते हैं और आप बता सकेंगे हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। जी, डिक्सन भाई फाइनल आप पहले बोले, उसके बाद हम गिव योर फाइनल वर्ड्स एंड देन विल गो अहेड। पहले आप हैं ये अच्छा जी, मैं पहले तो खुदा का बहुत ज्यादा शुक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि जरिश ने बताया कि पादरी साहब का विजन, और जैसे पादरी साहब ने बहुत सारी चीजों पे इस तरह से रोशनी डाली, मैं बहुत ज्यादा खुदा का शुक्र करना चाहता हूँ कि हमारे पास, देखें मैं किसी को भी बुरा नहीं कहना चाह रहा है, ना किसी के बारे में कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुदा का बहुत ज्यादा शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमारे मुल्क में और हमारे हमसे रिलेटेड, हमसे खुदा ने ऐसे पादरी को या ऐसे लोगों को मिलवाया आपस में कि जो इस तरह का विजन लेके आए हमारे पास, या हमें उनकी हेल्प करने का वसीला खुदा ने बनाया। इसके लिए मैं खुदा का बड़ा शुक्र करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये। बाकी भी जो लोग हैं वो भी इस तरह से, जैसे कि जरिश ने और पादरी साहब ने बताया कि ये जो चीज़ है, ये तो दिस इज वाकई में चीटिंग, के आप इस तरह से किसी की चीज उठा के उस पर अपना नाम दे के और ये सब कुछ करें। इसके लिए प्लीज यार, बहुत सही बात पादरी साहब ने की है, हालांकि शायद अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो पादरी साहब से ले लो आइडियाज। किताब भी बनाने का आइडिया दे देंगे, एल्बम का भी दे देंगे, और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम काम नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको वो आइडियाज भी चाहिए तो ले लें और साथ मिलके करते हैं। देखें, हर कोई अपनी अपनी, अगर 1.5 ईंट की मस्जिद, या चलें यूं कह लेंगे 1.5 ईंट का चर्च अगर बनाएगा तो वो फिर बहुत सारे चर्च हो जाएंगे और जो है ना बट जाएंगे शायद हम लोग बहुत ज्यादा। तो बटने से बेहतर है कि सब मिलके हम एक जगह बैठ के प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को उस वक्त अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जोड़ा भी, और आज शुक्र है खुदा का हमारे पास एक बड़ी टीम मेरे स्टूडियो के अंदर भी, और
ये चर्च रिलेटेड कामों पे भी बहुत सारी बड़ी टीम्स हमारे पास खुदा ने हमें मुहैया की। तो मिलके काम करने से और एक दूसरे के साथ मिलके जुड़ के काम करने से कोई भी छोटा नहीं होगा। आप अगर ज़रिश ने जो गीत गाए हैं वो ज़रिश के नाम से ही डालें, और जो तहलीम के नाम से गीत बने हैं जो प्रोड्यूस हुए, जिस तरह से हम यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे देखते हैं कि लोगों ने जब कवर सॉन्ग करते हैं किसी का भी, तो उस पे कवर सॉन्ग पे पूरे पूरे क्रेडिट्स देते हैं, तो आप भी प्लीज दीजिए। पादरी एरिक सर्वर ने लिखे हैं ये सारे गीत, कंपोज किए हैं, म्यूजिक पे हम आपको बताते रहेंगे जिनने हमें हर गीत पे अलग अलग लोगों ने भी हेल्प किया हमारा। कुछ पूरे पूरे एल्बम हमने किसी एक एक बंदे से करवाया, एक स्टूडियो से किया या खुद किया, तो वो भी हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। आप हमसे पूछ लें, मेरा कॉन्टैक्ट सबके पास है, फेसबुक पे मैं सबके साथ अवेलेबल हूँ, बहुत से लोगों का मेरा नंबर भी है। पादरी साहब एक पादरी हैं तो एक अवामी नुमाइंदा है, तो पादरी साहब तो हर वक्त अवेलेबल है, उनसे पूछें, ज़रिश से भी पूछ सकते हैं आप। तो आप पूछ के जरूर डालें, और चाहे तो हम आपको एनओसी भी देंगे इसके लिए। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी डिक्सन भाई, जैसे आपने कहा, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन वांट क्रेडिट्स। अगर वो क्रेडिट नहीं देना चाह रहा तो उसका भी कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बनी हुई चीज पे अपना नाम लिख के ना डाल दें। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट वी वांट टू मेक हियर। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है ना कि आप कोई भी इंडियन गाना उठा के, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कवर सॉन्ग्स बनाते हैं, खुद करते हैं, इंटरनेट पे ट्रैक्स मौजूद हैं, हम आपको ट्रैक्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ओरिजिनल ट्रैक आप अपनी आवाज में गा के दे दें, बट ये कि उसमें बाकी के जो क्रेडिट्स हैं वो लाजमी होने चाहिए। इस तरह नहीं करेंगे कि जैसे आप नहीं बनाया और आपने सब कुछ किया, तो फिर करें यार, आगे भी करें, वीडियो भी बनाए, सब कुछ करके दिखाएं हमें प्रॉपर। मैं तो आज कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूँ कि हम आज चैलेंज देते हैं कि आप अच्छे से अच्छी अपनी वीडियो शूट करके दें, हम उसको एडिट करेंगे, हम उसको कलर ग्रेड करेंगे, हम उस पर साउंड बना के हम उसको बना के पूरा रिलीज करेंगे। आपके नाम से, सबके नाम से, सबकी शक्लों के साथ जो लोग हैं, अपने अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बच्चों के साथ मिलके इस एल्बम पे परफॉर्म करें, इन गीतों पे, और हमें भेजें, और हम डेफिनेटली उसको जल्द से जल्द, हम भी फारिग ही बैठे, क्वारंटाइन है हम भी इस पे काम कर लेंगे, हमें भी काम मिल जाएगा तो ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बस हर चीज के लिए। ओके ज़रिश। Okay, so viewers, thank you so much for joining us in today's session. और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह वीक टू वीक आपके लिए नए नए सेशंस लेके आएं, और इसी तरह हम अपने एल्बम्स और गीतों के बारे में और नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। आज we actually a little bit out of time, इसलिए हम Q&A सेशन नहीं कर सके। For the next session, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो गीतों से रिलेटेड, एल्बम से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप जरूर हमें या तो इनबॉक्स कर दीजिए या यू कैन जस्ट लीव कमेंट डाउन देयर। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब अच्छे से दे सकें। सो आई वुड जस्ट से थैंक यू, और जरूर नेक्स्ट सेशन में हम आपको दोबारा से फ्लायर पोस्ट कर देंगे so that you can have the time and you can join us. Thank you so much. नीचे पादरी आपका नंबर भी चलता है। नहीं, मेरा नंबर है ना, तो गीत चलाओ, पीछे गीत चलाइए वाला 6 दिन वाला। हाँ जरूर। So see you guys in the next session. God bless you all and stay safe in quarantine. मैं एक मिनट चार्जर लेके आ रहा हूँ उसका। दिन में खुदा ने